तो जो दोस्तों देर न करते हुए हम बुलाना चाहते हैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड फ्रॉम बैंगलोर सिटी, सुगरा अमीन मैम। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अनूप जी। आप दोनों का ना हमेशा से जो जब भी आप दोनों को देखती हूँ ना, खुदा आप दोनों को नजर से बचाए, राइट। और हमेशा एक एक अपनापन सा आप लोगों से मिला है, यही अपनापन भाई और बहन के रिश्ते में तब्दील हो गया है, राइट। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप दोनों को देखती हूँ मैं। और जब भी मुझे कोई जरूरत पड़ी, अनूप जी ने कभी पीछे नहीं हटा, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मैं कैसे भूल सकती हूँ वो समय जब मैं हैदराबाद बड़ी मुश्किल से बिल्ड कर रही थी, दोबारा बिल्ड कर रही थी, और अनूप जी मेरा सक्सेस सेमिनार करने आए थे, और हमने बहुत वो 2 दिन जो स्पेंड करे थे, बहुत एक दूसरों को जाना और बहुत एंजॉय किया। वो सक्सेस सेमिनार जो बिजनेस को मेरे उठान पे लेकर गया, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट मोमेंट। एंड बहुत सारी लीडरशिप है जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है, डेफिनेटली बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, पर मोदी केयर की लीडरशिप जो अटूट बंधन में समीर जी ने बांध रखा है ना, उस अटूट बंधन की वजह से हमें कभी भी गिरने का मौका ही नहीं मिला। गिरने वाले रहते हैं, कोई ना कोई खड़ा हो जाता है उसको उठाने के लिए। ये मोहब्बत, ये खुलूस एक ही जगह मिलती है, वो है मोदी केयर। तो चलिए दोस्तों, इसी मोहब्बत और खुलूस के साथ, राइट, इसी अपनेपन के साथ आज मैं आप लोगों को मेरी सक्सेस स्टोरी सुना रही हूँ। और पहले मैं आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस जूम रूम में मुझे इनवाइट किया है। आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर। अमृता जी एंड अनूप जी, आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर विद ऑल ऑफ यू। तो चलिए मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मेरा नाम सुगरा अमीन है, एक बहुत सिंपल ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम परिवार को बिलोंग करती हूँ। इतनी ऑर्थोडॉक्स के मेरे माँ बाप का माइंडसेट एक ही था कि जितनी जल्दी मेरी शादी हो जाए वही काफी है। मेरा शौक था पढ़ने का, मुझे डॉक्टर बनना था, पर मेरे माँ बाप का माइंडसेट था एक अच्छा रिश्ता आए तो शादी कर देने का। एक बहुत अच्छा रिश्ता आया और 17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। शादी हुई एक बिजनेस क्लास घराने में, इकलौते बेटे मेरे हस्बैंड, आलीशान कोठी जैसा मकान, नौकर चाकर, और सबसे बड़ी बात, एशिया के ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट टॉय स्टोर के मालिक। दोस्तों मुझे याद है हॉलिडे सीजन जब आता, यानी दशहरा, दिवाली, बच्चों की छुट्टियां होती, तो बिजनेस बूम पे रहता, क्योंकि टॉय स्टोर का बिजनेस है और बोरियों में घर पैसा आता। गिनते तो लाखों रुपए होते एक दिन का सेल, और मुझे पूछा जाता, सोगरा ये कितने पैसे हैं बता दो, तो ये सारा पैसा आपका होगा। और मैं कहती होगा कोई 10-15 हजार। ये मेरी लाइफ थी, घर गृहस्थी, बच्चे, सुबह में क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, रात में क्या बनेगा, यही मेरी लाइफ थी। कभी हमें अकेले कहीं बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, पर अगर कोई भी चीज मेरे हस्बैंड के साथ मैं जाती, किसी स्टोर से भी गुजरती और मैं सिर्फ आंख उठा के देख लेती ना, भले वो लाख रुपए का रहे, वो मेरे घर में रात को आ जाता। और मैं पूछती क्यों ये लेकर आए, मुझे तो नहीं चाहिए था। तो कहते आपने सिर्फ नजर उठा के देख लिया ना, वही काफी है मेरे लिए। वही खुशी मुझे मिलती है जब आपको मैं ये लाकर देता हूँ। तो सोच के देखिए मैं कितनी खुश थी, मानो एक जन्नत में थी मैं। मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, उनके लिए हम बड़े सपने देख रहे थे, एंड बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। हमारे सपने क्या थे, हर माँ बाप के जो सपने होते हैं कि बेटा विरासत में इस बिजनेस को लेगा और बेटी की हम अच्छे घरों में शादी करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर उसके बाद उसका नसीब। यही हमारी सोच थी, इतनी ही सोच थी, राइट। अब पर धीरे धीरे क्या हुआ, आज से कुछ 25 साल पहले, मेरा बेटा 9 साल का था, मेरी बेटी 2 साल की थी, तब मैंने मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा करवट लिया। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत अच्छा था, क्योंकि उसी समय मेरे हस्बैंड बीमार हुए और हमें पता चला उनको एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कुछ ब्रेन से रिलेटेड। और डॉक्टर्स ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पैसा जो करा सकता था हमने किया, एक ही जवाब मिला कि उन्हें सिर्फ 15 इयर्स का टाइम है। मेरे पैरों थले धरती खिसक गई। दोस्तों 9 साल का बेटा, 2 साल की बेटी, कोई एक्सपोजर नहीं, कभी जिंदगी में मैं कदम भी बाहर अकेली नहीं रखी, मुझे मार्केट लाना नहीं आता था, मुझे गेट से बाहर जाने की भी अकेली इजाजत नहीं थी। फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में करती क्या मैं। और मेरी एक मदर इन लॉ भी थी उस समय, वो 72 इयर्स की, राइट, बट वेरी ऑर्थोडॉक्स, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी डिसिप्लिन लेडी। आज जो डिसिप्लिन मुझ में आया है
मैं उन्हीं को ये क्रेडिट देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए, एक 72 ईयर ओल्ड मदर इन लॉ, हस्बैंड बीमार, 9 साल का बेटा, 2 साल की बेटी, कोई जिंदगी का अब एक्सपोजर नहीं है, अच्छे बुरे की कोई सलाहियत भी नहीं है, पैसा गिनना नहीं आता, बैंक जाना नहीं आता। मैंने एक निश्चय किया कि हस्बैंड का बिजनेस अब मैं संभालूंगी। उस परिस्थिति में दूसरा कोई मेरे पास चारा ही नहीं था और हम बिजनेस चले संभालने के लिए। पर क्या होगा, राइट? जब आपको एक्सपोजर नहीं है, बैंकिंग की नॉलेज नहीं है, बिजनेस का बी भी नहीं आता, आई वॉज अ बिग फेलियर। वहां पे तो कोई आपको आके ये नहीं कहता ना, आओ हम आपको सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट इट्स अ कटथ्रोट वर्ल्ड। व्हाट आई हैव सीन इज बिजनेस इज अ कटथ्रोट वर्ल्ड। हर कोई आपकी टांग खींचता है, कोई आपको सहारा देने नहीं आता, कोई ये नहीं कहता आओ हम आपका हाथ थामेंगे, चलिए हम हैं आपके लिए। सगा भाई भी नहीं कहता। और अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड के तो कोई भाई बहन भी नहीं थे, वो इकलौते बेटे, और मेरे भाई बहन सारे अमेरिका और यूएई में थे। मेरे दो भाई और एक बहन दोनों इंडिया से बाहर। मैं यहाँ पे अकेली जिंदगी से लड़ रही थी। ऐसा वक्त आया कि हमें बिजनेस बंद करना पड़ा। मैं बहुत परेशान हो गई। एसेट्स तो बहुत थे, बैंक बैलेंस था, पर अगर कोई आगे इनकम ना हो तो क्या होगा? धीरे धीरे ये बैंक बैलेंस भी खत्म हो जाएगा, आपके एसेट्स भी खत्म हो जाएंगे, और ये मुझे कतई मंजूर नहीं था। हमने कुछ सपने अपने बच्चों के लिए देखकर ही ये एसेट्स और बैंक बैलेंसेस बनाए थे, और ये मैं हरगिज नहीं चाहती थी कि वो खर्च हो जाए। ऐसे में मैं सोच ही रही थी, बहुत दुआएं कर रही थी, खुदा मुझे रास्ता दिखाओ। और जब आप शिद्दत से दुआ करते हैं ना, कायनात भी आपके लिए काम करने लगती है। मेरी जिंदगी में एक करवट आया जब मुझे मोदी केयर मिला। ऐसे ही मोदी केयर नहीं मिला, मैंने बहुत दुआएं की होगी मोदी केयर इसीलिए मेरी जिंदगी में आया। फ्रेंड्स, ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर इन लॉ वाज अ वेरी एक्सट्रोवर्ट लेडी, माय कजिन सिस्टर इन लॉ, ठीक है। शी केम एंड टोल्ड मी, वो आके एक दिन मुझे बताई, दीदी एक प्लास्टिक कंटेनर्स का बिजनेस है, चलिए मिलके करते हैं। फर्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने बता दिया, सुगरा आप ये सब नहीं कर पाओगी, बेकार है, आप मत जाना। पर उस दिन पता नहीं क्यों मैंने कहा नहीं, मुझे ट्राई करने दो। और कभी भी मेरे हस्बैंड ने किसी चीज की मनाही नहीं की थी मेरे लिए। और तब मैं वो प्लास्टिक कंटेनर्स के बिजनेस में गई तो क्या देखती हूँ, 3 दिन के बाद मैंने कह दिया, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, मुझे ये बिजनेस बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे जमीर को गवारा नहीं करता कि 1000 रुपए का एक प्लास्टिक का डब्बा किसी को दूं और धोखा दूं, भले वो कुछ भी हो, भले वो कैसा भी हो, वो कितना भी बड़ा बिजनेस एम्पायर हो, मेरे को गवारा नहीं करता तो मुझे नहीं करना। और 3 दिन में ही मैंने वो बिजनेस को खत्म कर दिया। और फ्रेंड्स, फिर क्या हुआ? वही 0 के 0, वेट करते रह गए, क्या करे? फिर दुआएं करने लगी, खुदा मुझे एक रास्ता दिखाओ। और तब क्या हुआ? एक एडवर्टाइजमेंट मिला, ठीक है, कि एक मोदी केयर का बिजनेस है, अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमें आके संपर्क करिए। मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत खुश हो गए, अरे चलो ये तो सोप शैम्पूस का बिजनेस है, हर किसी को सोप शैम्पू की जरूरत होती है, जाके देखते हैं ये क्या है। सोप शैम्पू का बिजनेस, आप देखिए क्या लफ्ज हमने यूज किया था, सोप शैम्पू का बिजनेस। अक्सर यही होता है जब कोई नया ज्वाइनी आता है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। और मैं बात कर रही हूँ आज से 23 साल पहले, हमें तो कुछ भी नहीं पता था, राइट? तब हम चले गए, उस एडवर्टाइजमेंट को कॉल किया, इत्तेफाक देखिए वो एक ब्लैंक कॉल गई, कॉल नहीं लगा। मायूस फिर हो गए, फिर दुआएं करने लगे, खुदा हमें एक रास्ता दिखा। और नेक्स्ट 8 डेज में एक और एडवर्टाइजमेंट मिला जिसमें लिखा था कि एक ऐसा बिजनेस है जहां पे कोई छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, होम बेस्ड है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, सपोर्ट अवेलेबल, एंड वी आर देयर फॉर यू। आप सबको पता है, एटलीस्ट दी ओल्डर कंसल्टेंट्स नो ये टैगलाइन किसकी है, राइट? और ये टैगलाइन था अरुण भाई और सुरेखा का। फ्रेंड्स, मेरे नसीब में मोदी केयर था, राइट? मैं प्लास्टिक कंटेनर्स का बिजनेस करी, मुझे कुछ पसंद नहीं आया, सक्सेस तो छोड़ो, 3 दिन में मैं भाग आई, राइट? एडवर्टाइजमेंट में कॉल किया तो वो ब्लैंक कॉल था। मेरे नसीब में मोदी केयर से ज्यादा एक अच्छी दोस्त सुरेखा और अरुण भाई का साथ था। मेरी जिंदगी में ये लिखी कहानी थी कि मुझे अरुण भाई और सुरेखा से मिलना था, और इस तरह मैं अरुण भाई और सुरेखा से मिली। हम चले गए उस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट बहुत खुशी से कि चलो हमें तो एक बिजनेस मिल गया। पर उससे पहले की कहानी मैं आपको बताना भूल गई,
ठीक है, उससे पहले क्या हुआ था, ये एडवर्टाइजमेंट मिलने से पहले मोदी केयर का नाम हमारी जिंदगी में कैसे आया? मेरी सिस्टर इन लॉ आई और कहने लगी आपको ये प्लास्टिक कंटेनर्स का बिजनेस पसंद नहीं आ रहा ना, मेरे को ना एक और सोप शैम्पू का बिजनेस मिला है, उसका नाम है मोदी केयर। और हमने बड़े शान से मोदी केयर का एड्रेस निकाल के 1250 रुपए उस समय की ज्वाइनिंग थी, 1250 रुपए का चेक लिखा, एक लेटर लिखा कि हमें मोदी केयर ज्वाइन करना है, सोप शैम्पूज आपसे खरीदना है। लेटर एक वापस आया चेक के साथ कि आपको एक स्पॉन्सर की जरूरत है। क्या पता ये स्पॉन्सर क्या भला होती है, ठीक है। चेक ले लिया, संभाल के रख लिया, और 8 दिन के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ जो हम न्यूज़पेपर में मोदी केयर देख रहे थे, और हम चले गए सुरेखा और अरुण भाई को मिलने के लिए। उन दिनों 2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन हुआ करता था। आज हम कहते हैं 15 मिनट में खत्म करो, नहीं, उस समय 2.5 घंटे चलता था। और थे कितने प्रोडक्ट? 8 या 10 प्रोडक्ट। अब अरुण भाई ने हमें प्रेजेंटेशन शुरू किया, हर 10 मिनट में हम कहते भाई हमें आपका ये प्रेजेंटेशन नहीं सुनना, हमें तो ज्वाइन करना है, ज्वाइन करा लो ना, हमें सोप शैम्पू लेना है आपसे, सोप शैम्पू दे दो। अब अरुण भाई कहते हैं मैडम ये ऐसा बिजनेस नहीं है, आप थोड़ी देर तो सुन लीजिए ये क्या है। हमें सब पता है बिजनेस के बारे में, हमारा बैकग्राउंड ही बिजनेस है, तो हमें क्या करना आपसे सीख के? हमें नहीं सीखना ये बिजनेस, आप हमें बता दो, हम एक्सपर्ट्स हैं बिजनेस में। और हम यही करते करते 2.5 घंटे निकाले। 2.5 घंटे के बाद फॉर्म दिया गया, हमने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करके 1250 रुपए का वही चेक जो हमने मोदी केयर को दिया था, हम तीनों ने सुरेखा और अरुण को वो चेक थमा दिया। सुरेखा और अरुण भाई ने कहा मैम ये चेक नहीं चलेगा, आपको या तो कैश देना होगा या डीडी देना होगा। मैंने कहा नहीं जी हम नहीं देंगे, हम थे बड़े बिजनेसमैन की बीवी ना। तो हम कहने लगे ये चेक तो हमने लिख दिया, अब पैसा कट गया, हम कैसे अपना नुकसान करेंगे 1250 रुपए का? हमें नुकसान नहीं करना है, आपको लेना है, हम तीनों का चेक ले लो या हम जा रहे हैं। बहुत आर्ग्यूमेंट चली उस पर। आज भी सुरेखा कहती है मेरी मारुति थी लाल रंग की नई कार, मैं चलाकर गई थी, राइट। सुरेखा आज भी कहती है दीदी उस दिन ऐसा लग रहा था 2nd फ्लोर से गमला फेंक के आपकी कार पे मारे, ठीक है। आप सोच के देखिए मैंने कितना उन लोगों को परेशान किया होगा, कितना इरिटेट किया होगा अपनी नादानी से, ठीक है। ऐसा ज्यों त्यों हम तो निकल गए, हमने फॉर्म भी नहीं लिया, हमने पैसा भी नहीं दिया, हम चेक लेकर वापस आ गए कि ये धोखाधड़ी है, हम तो चले, और हम घर वापस आ गए। अब पहली चीज जो मैंने सीखी उस दिन वो थी फॉलो अप। अगर फॉलो अप नहीं होता ना तो सुगरा अमीन यहाँ नहीं रहती। फॉलो अप किया गया, रात को कॉल किया गया, और इत्तेफाकन वो फोन कॉल मेरे हस्बैंड ने उठाया। अरुण भाई ने मेरे हस्बैंड को समझाया कि आपकी वाइफ अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ आई थी, ऐसे ऐसे हुआ, वो चेक दे रही है, चेक इज नॉट एक्सेप्टेड सर, और वो कह रही है कि पैसा कट चुका है, थोड़ा आपकी बीवी को समझाइए, और अगर वो चाहती है बिजनेस करना तो उसको दोबारा वापस भेज दीजिए विद कैश और डीडी। मेरे हस्बैंड ने मेरी तरफ ऐसी निगाहों से देखा, और ऐसी जैसे कि कह लो मैं शर्म से कुछ हो जाए, पानी पानी हो जाओ, ठीक है, कि अरे फिर आपने वहां जाके बेवकूफी दिखा दी, राइट। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कुछ अच्छे लोग लग रहे हैं, अगर आपको करना है तो दोबारा वापस जाओ, पैसा लेकर जाओ। और हम तीनों नेक्स्ट डे पैसा लेकर चले गए। ऐसी हमारी ज्वाइनिंग हुई। अब ज्वाइनिंग तो हो गई, अब दिसंबर था, आई थिंक इट वाज दिसंबर समवेयर अराउंड 1997, 98 जनवरी में 6 तारीख को हमारी ज्वाइनिंग हुई। मंथ एंड ऑफ दिसंबर हमारा फॉर्म गया, जनवरी की 6 तारीख या कुछ ऐसा मेरी ज्वाइनिंग हुई। और फिर अब प्रोडक्ट मंगाना था। प्रोडक्ट कैसे आता? मिनिमम उस समय 5,000 रुपए का प्रोडक्ट मंगाना होता, तब भी सर्विस होती थी, और वो भी कैसे? थोड़ी आज की तरह 2 दिन में प्रोडक्ट आ गए, कोरियर आ गया, नहीं, VRL ट्रांसपोर्ट से प्रोडक्ट आता, 15 दिन लगता, राइट, 15 दिन लगता। 15 दिन के बाद प्रोडक्ट आता। थे 8 या 10 प्रोडक्ट हमारे पास, उसमें मैक्सिमम हम डिटर्जेंट्स मंगाते, पूरे फट के आते, सारा प्रोडक्ट डैमेज, दोबारा वो प्रोडक्ट वापस जाता, और फिर 15 दिन जाने के लिए, फिर नेक्स्ट कंसाइनमेंट आने के लिए 15 दिन, ऐसे करके हमारा बिजनेस शुरू हुआ। तो आप सोचो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती अगर 4 दिन 5 दिन 6 दिन भी हो जाते हैं कोई प्रोडक्ट आने के लिए। प्रोडक्ट हमें पता है आ तो जाएगा ना, ठीक है। हमने तो 1.5 महीने वेट किए ना, तो हमारे लिए 3-4 दिन की देरी कौन सी देरी होती है? शुरुआत तो हमने 1.5 महीने में एक बार का प्रोडक्ट देखा है,
और फ्रेंड्स एक चीज मैं बता रही हूँ, सेकेंड चीज मैंने जो सीखा है उस दिन वो था कभी किसी को प्री जज मत करिए। अरुण भाई और सुरेखा ने कभी किसी को प्री जज नहीं किया, हर एक को वो डायमंड मानते थे। आज पहले तो डायमंड, आज वो हर एक को जीबीडी के नजर से ही देखते हैं, भले वो 7% क्यों ना हो। उन्होंने मेरे में भी डायमंड देखा होगा, इसीलिए उन्होंने फॉलो अप किया। आप सोच के देखो, हम 3 बुद्धुए जो बैंकिंग भी नहीं जानते थे, अरुण भाई और सुरेखा के सामने बैठे हैं जिद करते हुए, राइट? तो वो क्या सोचे होंगे, ये तो है बेवकूफ, जब उनको चेक के बारे में नहीं पता तो वो बिजनेस क्या करेंगे। उन्होंने ये ऐसा नहीं सोचा ना, उस दिन पहले दिन से मुझे डायमंड माना, इसीलिए उन्होंने फॉलो अप किया। उन्हें पता था कि अगर इस डायमंड को पॉलिश किया जाएगा तो हर हाल में ये निखरेगा और इसकी शाइन सारी दुनिया में भी फैला सकती है, राइट? और फिर एक और चीज हुआ, बिजनेस तो हमें मिल गई, ठीक है, और मैंने अपने 3 लोगों के साथ काम करना शुरू किया। काम क्या होता था, मैं तो कुछ नहीं करती थी, मुझे तो ABC भी बिजनेस के बारे में नहीं पता था, पर हर महीना मेरा सोप शैम्पू तो मैं मंगा लेती थी। वो लोग करने लगे और धीरे धीरे मेरा चेक 6,000 रुपए का हो गया। पर एक चीज है, हर दिन अरुण भाई का कॉल आता, वीक में 2 या 3 बार कॉल आता पूछने के लिए कैसा चल रहा है बिजनेस, आपको कोई सहायता की जरूरत है, कोई हेल्प की जरूरत है। और मैं हर बार कहती, मैं तो हर महीना सोप शैम्पू मंगा रही हूँ, क्यों ये आदमी मुझे हर बार कॉल करके तंग करते हैं। मैं चिढ़ती थी कॉल से। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, वो हर महीना कॉल करते और कहते कि मैं आ रहा हूँ बैंगलोर आप लोगों को सपोर्ट करने। हमारे पास तो ऑफिस भी नहीं थी, ठीक है, तो वो कहते हैं कि हम आ रहे हैं, इस होटल में ठहरे हैं, यहाँ पे हम एक गेट टुगेदर कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप भी आ जाइए। और मेरी सोच देखिए कितनी छोटी थी। मैं ये बताना चाह रही हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी कर सकता है मोदी केयर। मेरी सोच इतनी छोटी थी कि मैं कहती क्यों ये होटल में बुला रहा है, थोड़ी मैं जाऊंगी होटल में मिलने के लिए, ना बाबा मुझे नहीं जाना। यही सिलसिला 1.5 साल तक चलता रहा। अब अरुण भाई आते और मैं कभी मिलने नहीं जाती। एक बार एक कॉल आया उन्हीं के पास से कि मैं और सुरेखा आ रहे हैं, ताज रेसिडेंसी में एक सक्सेस सेमिनार है और आप भी आइए, एक बहुत बड़े ट्रेनर हमारे बीच है और वो हमारी सबकी ट्रेनिंग करेंगे और मोदी केयर के विजन के बारे में बताएंगे। और वेरी सून बैंगलोर में भी एक ऑफिस खुलने वाली है। अब पता नहीं कैसे उस दिन मैं चली गई, क्या हुआ मन में मुझे नहीं पता, मैं ताज रेसिडेंसी चली गई वो सेमिनार देखने और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे बहुत बाद जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी उस समय, मैम टॉकिंग अबाउट लिटरली 20-21 ईयर्स बैक, लोग 70,000 to 1 लाख रुपीस कमा रहे थे। सुरेखा और अरुण ऑलरेडी 1-1.25 लाख रुपए कमा रहे थे, ठीक है, और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अब मैंने डिसाइड कर लिया उस दिन कुछ भी हो जाए जानकारी तो हासिल करूंगी कि ये बिजनेस क्या है। लगता है मैं कोई एक कड़ी मिस कर रही हूँ। और उसी पल जब मैंने माइंड सेट कर लिया ना इस बिजनेस को करने का, प्रोग्राम खत्म हुआ और सुरेखा और अरुण से मेरी मुलाकात हुई तो अरुण भाई और सुरेखा ने बोला कि मैम क्या आप सीरियसली बिजनेस करना चाहोगी? मैंने कहा डेफिनेटली मैं करना चाहूंगी। तब उन्होंने बताया कि हम सोच रहे हैं दिल्ली से बैंगलोर शिफ्ट हो जाए। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, आ जाइए हम मिलके बिजनेस डेफिनेटली मैं करूंगी। और तब उन्होंने बोला अगर कोई घर है तो हमें बताना। मैंने कहा वो भी है रेडी, मेरी मदर के घर के ऊपर एक अपार्टमेंट खाली है, आ जाइए। और उस तरह फटाफट उस दिन डिसाइड हुआ, वो लोग आए देखे और एंड विद इन 15 to 20 days दे शिफ्टेड टू बैंगलोर। बैंगलोर शिफ्ट हुए, मुझे अच्छी तरीके से याद है, उनके पास उनकी एक व्हाइट कलर की मारुति थी, कुछ बुक्स थे, उनके कपड़े थे, उससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं था। मैंने उनको बाय स्क्रैच आगे बढ़ते हुए बैंगलोर से देखा है। फ्रेंड्स बहुत सपोर्ट किया अरुण भाई ने, सुरेखा ने, ठीक है, बहुत सपोर्ट किया। आ गए, अब कहने लगे चलो दीदी अब बिजनेस करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब जब मैंने सीरियसली शुरू किया तो हम क्या करते हैं, पहले किसके पास जाते हैं? अपनी फैमिली के पास ही जाते हैं ना। सबसे बड़ा रिजेक्शन मुझे मिला मेरी फैमिली से। मेरे भाई बहन हर कोई पढ़े लिखे और मैं 12th स्टैंडर्ड पास, ठीक है। ये लोग
MC, मेरे को डिग्रीज भी नहीं मालूम, ठीक है, MC एंड आई डोंट नो व्हाट लॉ एंड LLBs एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो अब ये लोग मेरा मजाक बनाने लगे, ये चलिए दीदी कुछ कि कोई आ गया इसको बेवकूफ बनाने के लिए, और ये बेवकूफ बनती जा रही है, और हमें तो नहीं करना ये सब। और उस दिन बड़ा जिद आ गया मेरे को, कहने लगे ये नादान है। मैंने कहा मैं नादान नहीं हूं, मैं आप सबसे होशियार हूं, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है, आप लोगों को नहीं दिखती। आप जिंदगी भर किसी की गुलामी करोगे और मैं जिंदगी भर ऐश की जिंदगी जीऊंगी। और फ्रेंड्स, मैंने मोदी केयर को उस दिन जिद से ले लिया, एक जिद कि बता दूंगी मैं कि मैं भी कुछ हूं। मे बी आई एम नॉट एजुकेटेड, ठीक है, मे बी मैं एक दबी दबी जिंदगी जी रही थी, पर अगर मौका मिल जाए ना तो मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और उस जिद में मैंने काम करना शुरू किया। अरुण भाई के साथ, सुरेखा के साथ मैं काम करती गई, जो बोलते थे वो मैं करती थी। एक ही चीज मुझे विश्वास थी कि एक दिन जो अरुण भाई और सुरेखा बोल रहे मेरे लिए पत्थर की लकीर होगी, क्योंकि मुझे पता है अगर वो वही काम करके सक्सेसफुल हो सकते हैं तो मैं भी वही काम करके सक्सेसफुल हो सकती हूँ। और वहां से शुरुआत हुई मेरी लर्निंग की जर्नी। मैं क्या करने लगी, मुझे तो बोलना भी नहीं आता था। हर मीटिंग को, होम मीटिंग में हम जाते, बिलीव मी, हम कैसे कैसे वक्त देके हमें पता है। अरुण भाई आउट स्टेशन चले जाते, मेरा ड्राइवर नहीं आता, मेरे पास एक लूना थी, मैं लूना पे बैठ के, सुरेखा और मैं, कैन यू बिलीव इट, लूना पे बैठ के किट हाथ में रख के 60-70 किलोमीटर्स पर डे हम लूना पे ट्रैवल करे हैं, सुरेखा और मैं। और ऐसे करके हमने नेटवर्क बनाया है। मैं मीटिंग्स होती पर खासा रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मुझे बोलना ही नहीं आता था। सुरेखा सारा प्रेजेंटेशन करती और लोग मुझसे कहती दीदी अपने बारे में कुछ बताओ। मैं मेरा नाम सुग्रामी, दैट्स इट, ठीक है। थर्ड सेंटेंस मुझे आता ही नहीं था। यूज्ड टू बी माय फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस मेरा नाम सुग्रामी, आके मैं बैठ जाती, ठीक है। सुरेखा कहती ऐसा अगर आप करोगी तो कहाँ से मीटिंग सक्सेसफुल होगी। और एक काम होता था, ठीक है, हर मीटिंग में लोग पूछ, सुरेखा मैम कहती मैं लाख रुपए कमा रही हूँ, मैं ये हो रहा है वो हो रहा है। मेरे फ्रेंड्स उठ के पूछते सुग्रा तुम कितना कमा रही हो, और मैं कहती हूँ मैं तो अभी कुछ नहीं कमा रही हूँ, मैं तो सिर्फ 2-2.5 साल हुआ बिजनेस शुरू करके। जस्ट इमेजिन ना, 2-2.5 साल हुआ। ये नहीं कहती कि मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया बिजनेस, मैं अभी शुरू कर रही हूँ, राइट। 2-2.5 साल हो गया पर मैं तो अभी कुछ नहीं कमा रही हूँ। तो लोग ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे? डेफिनेटली कोई नहीं ज्वाइन करेगा। घर आती सुरेखा मेरे को एकदम डांट देती, दीदी ये क्या करती हो, सारे सेंटेंस गलत होते हो। और एक चीज आज भी मुझे याद है सुरेखा के, वो कहती दीदी इस बिजनेस में, राइट, क्या बोलने से ज्यादा क्या नहीं बोलना इज इंपॉर्टेंट। क्या बोलने से ज्यादा क्या नहीं बोलना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये मैंने सीखा सुरेखा से। और फिर सुरेखा मेरे को रटवाने लगी। हम जैसे लोग इस बिजनेस में 6 महीने से साल भर करके 10 से 15 हजार रुपए तो आराम से कमा लेते हैं। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years बैक, ठीक है, एंड दैट वाज अ फैक्ट, राइट। हम जैसे लोग इस बिजनेस को 6 महीने से साल भर करके 10 to 20,000 रुपीज कमा लेते हैं। और मैं कहती मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं तो नहीं कमा रही ना। सुरेखा कहती दीदी ये सच है, हम जैसे, आप देख रही हो सारी दुनिया कमा रही है, आप लेट शुरू करी पर आपको ये बात बोलनी पड़ेगी। मैं कहती नहीं, मेरा खुदा नहीं बख्शेगा। तो एक दिन सुरेखा बोली दीदी खुदा बख्शेगा या नहीं बख्शे, मैं तो आपको नहीं बख्शूंगी, आपको तो ये बात बोलनी ही पड़ेगी। और बिलीव मी 50-60 टाइम्स रटवा 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 के मीटिंग को लेकर जाती जब, और वहां जाकर भी वो मेरे को घूरती ऐसे, आप घूरी तो समझ जाओ वो नाराज हो जाएगी, ठीक है। आंख का इशारा मैं समझने लग गई थी सुरेखा का, ठीक है। और फिर मैं वो भी सही बोलने लगी। अब जब वो सही बोलने लगी ना, बिजनेस अच्छे से बढ़ने लगा क्योंकि लोगों पे भी हमारे ऊपर विश्वास आने लगा। तो एक एक चीज बिलीव मी, जो सुरेखा कहती, जो अरुण भाई कहते ना, मैं करती गई। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, अब मुझे तो जिद आ गई थी कि मुझे बड़ी सक्सेस चाहिए। ये 15,000, 20,000, 25,000 नहीं, मुझे बड़ी सक्सेस चाहिए, मुझे भी इंडिपेंडेंट बनना है। तब मेरी पर्सनल ग्रोथ में मैं काम करने लगी। बोलना नहीं आता ना, नो प्रॉब्लम, मैं वॉकमैन लेती, ठीक है। वॉकमैन लेके अरुण भाई और सुरेखा के पीछे 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 पीछे, अगर वो एक प्रोस्पेक्ट से भी मिलने जा रहे, साथ में मैं रहती। अगर एक हाउसवाइफ है तो ओपनिंग सेंटेंस कैसा होता है, एक बैंक एम्प्लॉय से मिल रहे हैं तो उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट कैसी होगी, अगर वो एक सर्विस क्लास पर्सन के पास जा रहे हैं
तो उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट कैसी होगी, सारी चीज रिकॉर्ड करती, उनकी होम मीटिंग्स को रिकॉर्ड करती, उनकी क्लोजिंग्स को रिकॉर्ड करती, उनकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स को रिकॉर्ड करती। वो एडवर्टाइजमेंट्स देकर बैठते तो मैं उनके फोन कॉल्स को भी रिकॉर्ड करती। यही काम मेरा था, पर सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करती, रिकॉर्ड करके घर आके सारा उसको स्क्रिप्टाइज करके रात भर में रटती रटती रटती। मेरे दिल में एक बात आ गई थी कि अगर मैं उनके जैसे बोलने लग जाऊंगी तो मुझे भी सक्सेस मिल जाएगी, राइट। मैं रटती 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 रट के दूसरे दिन तैयारी कर लेती, राइट। तो ऐसे करके मैंने बोलना सीखा। अगर आज आप सबके बीच में बैठी हूं, ये मेरी मेहनत है, और सुरेखा और अरुण भाई की जो मेरे में वो बिलीफ था, जो हमेशा मुझे प्रोत्साहन देते थे, इसी का नतीजा है कि मैं आज यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। शुरुआत हुआ मेरा बोलना, तो क्या हुआ, मेरी पर्सनालिटी में निखार आने लगा। धीरे 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 मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स करने लगी, होम मीटिंग्स करने लगी, राइट। पर होम मीटिंग्स और प्रोडक्ट डेमो ऐसे नहीं आया, हर नया प्रोडक्ट आता। आज क्यों मैं इतनी अच्छी होम मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस कर सकती हूँ, क्यों मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरा विश्वास इतना अटल है। डे 1 से एक चीज अरुण भाई ने सिखाई थी, जो उनको आता था उन्होंने हमेशा अपने डाउनलाइंस को सिखाया है। कोई चीज उन्होंने कभी छुपा के नहीं रखा है, अपनी हर टेक्निक को उन्होंने शेयर किया है। ये मुझे सिखाया है कि जो भी नया प्रोडक्ट आता, हम क्या करते, पहले दिन जाते मोदी केयर ऑफिस से प्रोडक्ट उठा के लाते, मुझे कॉल करते घर आने के लिए, और हम तीनों मिलके एक सुपरमार्केट चले जाते। ब्रांड जो भी, मान लीजिए एक टी लीफ आया, तो जो भी ब्रांड का टी लीफ है वो हर एक ब्रांड का प्रोडक्ट घर आता। हम खेल करके देखते, अगर कहा जा रहा है हमारे में दानेदार चाय है और हमारा डब्बा भर जाएगा, दूसरों का नहीं भरेगा, तो हम करके देखते थे। तभी तो विश्वास आएगा। जब आप अपने प्रोडक्ट के साथ खेल करोगे तभी तो वो विश्वास आएगा। और यही खेल 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 में प्रोडक्ट की माहिरी होती गई, विश्वास बढ़ता गया, यूज करने लगे, और हमारे बिजनेस में भी ग्रोथ आने लगी। अब मैं क्या करती थी, होम मीटिंग्स होम मीटिंग्स होम मीटिंग्स होम मीटिंग्स। पहले दिन से अरुण भाई ने सिखाया था, होम मीटिंग्स इज द बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस, और हम होम मीटिंग्स पे फोकस करने लगे। दिन के 5-6 होम मीटिंग्स हम करते थे। सुबह को जाती मैं, शाम को आती, पर होम मीटिंग्स होती थी। मैं ब्लाइंडली फॉलो करती थी अरुण और सुरेखा भार्गव को, राइट। स्ट्रॉन्ग मेरा कैरेक्टर था। क्यों? क्योंकि कोई मुझे शेक नहीं कर सकता था, ठीक है। होम मीटिंग्स मैं कैसे करती, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। होम मीटिंग्स, अगर लोग कहते हैं मेरा होम मीटिंग्स बहुत अच्छी होती है, मैंने जो भी सीखा है सुरेखा से सीखा है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, आज मैं आपको बता रही हूँ। जब भी मैं किसी को भी साइन अप करती हूँ, पहली चीज मैं करती हूँ, उनको रेडी करती हूँ कम से कम 5 से 7 डेमोस, राइट। 2-3 बार मेरे सामने करवाती हूँ, और 3 प्रोडक्ट का डेमो उनको कहती हूँ अब मैं दिखा रही हूँ, वो आप खुद से करोगे। अब वो 10 प्रोडक्ट पे रेडी हो गए। अब उनके घर में होम मीटिंग किया, मैं चली गई होम मीटिंग करने के लिए। पर होम मीटिंग पहले हम थीम्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। थीम्स डिसाइड करके, जैसे आज सुरेखा की होम मीटिंग्स लीप पे हो रही हैं, थीम्स हो रही है, उस समय से भी हम थीम्स पे डिसाइड करें। नेल आर्ट एक थीम हुआ करता था, चॉकलेट फेशियल एक थीम हुआ करता था, कैसे पैसे पेड़ों पे उगाया जाए, एग्रीकल्चर का थीम होता था। तो एक एक्सपर्ट आ रही है जो आपको घर कैसे साफ सुथरा रखा जाता है, वो होम केयर का थीम होता था। तो हम थीम्स डिसाइड करते थे, और तब भी इनविटेशन कार्ड्स हम बनाते थे। इतने प्यारे प्यारे, आज भी मेरे पास वो सारे इनविटेशन कार्ड्स हैं। वो इनविटेशन कार्ड्स हम हमारे डाउनलाइंस को देते थे, और वहीं से उनको सिखाते थे कैसे इनवाइट करना है, और एक शादी ब्याह का माहौल कैसे बनता है, वैसे ही हम हमारी होम मीटिंग्स में वो माहौल लाते थे, ठीक है। अब क्या होने लगा, होम मीटिंग्स हम चले गए। होम मीटिंग्स जाने के बाद मेरे पहले दिन ही हम उनको सिखा देते, एक स्क्रिप्ट दे देते कैसे अपलाइन को एडिफाई करना। अपलाइन को एडिफाई यानी अगर होस्ट को, जो होम मीटिंग कर रहा है, अगर पहले दिन ही उसको स्टेज पे चढ़ा दिया जाए, गलत करेगा सही करेगा, हम है ना संभालने के लिए। हमारे माँ बाप क्या कहते हैं, हमारी जिंदगी में गलत कर लो, हमारे बाद कोई आपका हाथ संभालने वाला भी नहीं है। यही इस बिजनेस का गुण है। आपको क्या करना है, आपका डाउनलाइन जब न्यू ज्वाइन करता है, वो एक बच्चा होता है, राइट। आपको उनको रेंगना सिखाना होता है, उंगली पकड़ के थोड़ा चलाना सिखाना होता है, दौड़ तो वो खुद ही जाएंगे, राइट। तो उस हद तक हमें थोड़ा सपोर्ट पैम्परिंग करना होता है, उसके बाद दौड़ तो वो खुद ही जाएंगे। तो
पहली चीज मैं क्या करती हूँ कि अपनी न्यू डाउनलाइन के साथ जब भी होम मीटिंग करते हैं उनको स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं, रटवा देते हैं कैसे एडिफाई करना। अब देखिए जब स्क्रिप्ट हाथ में होता है, उनको रटवा दिया जाता है, उनको कोई डर नहीं होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि मेरी अपलाइन ने ही स्क्रिप्ट लिख के ये दिया है, मेरे को क्या करना है, सब चीज मैं तो रट ली, मैं तो कर ली, कॉन्फिडेंस से काम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने प्रेजेंटेशन किया, अब उनको आपने 10 प्रोडक्ट डेमो सिखाया था, उनके 2 बेस्ट प्रोडक्ट डेमोज को उठाइए, उनको उस दिन 2 प्रोडक्ट डेमो करने का मौका दीजिए। आइडेंटिफाई करेगा उनका गेस्ट उनके साथ कि अगर वो जिसको कुछ भी करना नहीं आता था ये इतना सब कुछ कर सकता है, तो डेफिनेटली इस बिजनेस में कुछ है, उनमें एक पर्सनल ग्रोथ दिखेगा लोगों को, उनको लगेगा कि हम भी कर सकते हैं, ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मीटिंग में उनको एक पार्ट दीजिए, राइट, मान के चलिए आप एक छोटा सा पार्ट देते हैं कंपनी बैकग्राउंड, फिर नेक्स्ट उसमें थोड़ा 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 बढ़ा के उनको इंडिपेंडेंट 4-5 मीटिंग में कर देते हैं, तो पंख लग जाते हैं। यही करती गई मैं, तो क्या होने लगा, एक तो स्पीकर्स पैदा होने लगे, लीडर्स पैदा होने लगे, और जब लीडर्स पैदा होते तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो चेक ऑटोमेटिकली बढ़ता है, और पूरा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस था मेरा। ऐसा नहीं कि स्पॉन्सरिंग स्पॉन्सरिंग स्पॉन्सरिंग, मे भी आज भी मेरा सबसे छोटा नेटवर्क होगा, पर प्रोडक्टिविटी इसमें बहुत है, क्योंकि मैंने हमेशा प्रोडक्ट पे विश्वास किया, प्रोडक्ट से ही बिजनेस को बिल्ड किया, राइट। और ऐसे ही सिलसिला चलता गया, बिजनेस बढ़ता ही चला गया, पर इतना भी नहीं बढ़ा कि मैं कहूं कि लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमा रही हूं, नहीं, कहीं एक जगह आके एक ठहराव आ गया था। और अरुण भाई और मैंने और सुरेखा ने बहुत हमने काउंसलिंग की कि बात क्या है कि एक ठहराव आ गया है, इससे ज्यादा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तब सुरेखा को एकदम रियलाइज किया, हम सारे डाउनलाइंस के साथ, राइट, ड्रीम्स बोलने लगाते हैं, पर दीदी तो कभी ड्रीम नहीं बोलती है, ड्रीम की जगह पे वो डर जाती है, राइट, और ड्रीम्स है पर सारे ड्रीम्स को वो अंदर दबा के रखती है। तो सुरेखा ने कहा दीदी आप ड्रीम्स बोलने लगो। मैंने कहा वो तो मैं नहीं बोलूंगी, ये मेरा पर्सनल मैटर है, ड्रीम्स मेरे हैं, सपने मेरे हैं, मैं क्यों किसी के साथ शेयर करूं। और इसी जिद में मैं बैठी रही थी, ठीक है, कि मैं ड्रीम्स नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, ना लिखूंगी, ठीक है, मेरे ड्रीम्स है, मेरे दिल को मालूम है, मेरे खुदा को मालूम है, मैं नहीं बोलूंगी, मैं लिखूंगी भी नहीं। एक दिन एक ट्रेनिंग हो रही थी, वहां पे कहा गया कि हर कोई अपना अपना ड्रीम लिखो और आके यहाँ पे वर्बलाइज करो। मैं चुपचाप एज यूजुअल उठी, पीछे जाके बैठ गई, और मेरी आदत है, मेरा फ्रंट रो होता है, और वो फ्रंट रो राइट साइड की कुर्सी मेरी है, कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता उस कुर्सी पे बैठने की, और मैं फर्स्ट होती हूँ उस जगह को लेने के लिए। और उस दिन जब ड्रीम्स की बात हुई, मैं निकल के पीछे जाके बैठ गई। सुरेखा उठी, आई, पीछे मेरे बाजू बैठी, आपने ड्रीम्स लिखा? मैंने कहा नहीं लिखा। तो लिख लो। नहीं, मैं नहीं लिखूंगी। तो उन्होंने कहा दीदी आज आखिरी बार कह रही हूँ, लिख लो, या तो आज लिख लो या इसके बाद हमारी दोस्ती खत्म और मोदी केयर छोड़ के आप चली जाओ। और ये बात मेरे लिए मंजूर नहीं थी, कतई मंजूर नहीं थी कि मैं अरुण भाई और सुरेखा की दोस्ती को खत्म करूं। तो मैंने उस दिन एक ड्रीम लिखा, स्टेज पे गई और बोला कि मुझे मेरे घर के ऊपर, बहुत बड़ा घर है, उसके ऊपर 8 बेडरूम का लग्जरियस सर्विस अपार्टमेंट बनाना है और मुझे 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए। ये तकरीबन 15-16 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, राइट, बिलीव मी, 1 साल के अंदर वो लग्जरियस सर्विस अपार्टमेंट बन के खड़ा हो गया मेरे मोदी केयर की अर्निंग के साथ, और 1 लाख रुपए की इनकम भी आने लगी। और उस दिन मुझे पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स पे विश्वास हो गया, और उस दिन से जो बोलने लगी ना, मेरा मुंह बंद ही नहीं होता है, ड्रीम्स 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 ड्रीम्स, यही चीज मेरे साथ चलती है। और फ्रेंड्स, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, आप जब एक ड्रीम एल्बम बनाते हो, एक विजन बोर्ड बनाते हैं और हर दिन उसको देखते हैं, अपने ड्रीम्स को रीएम्फसाइज करते हैं, तो मैजिक होने लगता है। ये मेरा विश्वास है और ये मैंने बहुत देरी से सीखी हूं। मैंने तकरीबन 7 साल अपने वेस्ट किए हैं
इसको जानते पे भी अनजान बन के, राइट। कोई भी ये बात पे इतना समय मत गमाइए, शुरू होते ही अपना ड्रीम बना लीजिए, अपना विजन बोर्ड बना लीजिए और ड्रीम्स पे अपने अटल रहिए। हर हाल में आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, ठीक है। माइंड सेट किया, हार्ड वर्क किया, तो क्या हुआ, धीरे 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 बिजनेस बढ़ता चला गया, फॉरेन ट्रिप्स मिलने लगी। फिर अचानक 2005 में अरुण भाई बीमार हो गए, बीमार हुए, ब्रेन हेमरेज हुआ, सुरेखा को दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा और दूसरी तरफ मैं अकेली हो गई। ऐसे मान लो मेरे सर पे से छत्ती खत्म हो गई, राइट। जो लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के चलाया था, आज जब मेरे बीच नहीं है, आई वॉज टोटली लॉस्ट, एक डिप्रेशन में चली गई थी मैं, ठीक है। और मैंने बिजनेस करना धीरे 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 कम होता चला गया। 2005 में अरुण भाई चले गए, यहाँ पे मेरा बिजनेस गिर रहा है और दूसरी तरफ ये स्काई बाय नाइट ऑपरेटर्स और उसी समय आने लगे, बाइनरी कॉन्सेप्ट्स आने लगे, सारे बिजनेस में हलचल मचने लगी, मेरे लीडर्स बाइनरीज में मोटिवेट होके जाने लगे और धीरे धीरे क्या होने लगा, मेरा बिजनेस गिरने लगा। कहाँ 5-7 लाख का बिजनेस, अल्टीमेटली वो चला गया कुछ 30-35,000 बीवी पे, ठीक है। और सुरेखा उस समय भी, ऐसी स्थिति में भी, वो अरुण भाई को कि जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और यहाँ पे सुरेखा हर बार मुझे कॉल करती, दीदी बिजनेस को संभाल लो, दीदी बिजनेस को संभाल लो, दीदी बिजनेस को संभाल लो, हम है या नहीं है, आपका बिजनेस चलना चाहिए, राइट, आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा। और फिर बैंगलोर चली आई वो मेरे से मिलने के लिए और कहने लगी, दीदी एक ही सवाल आज आपसे पूछने के लिए मैं आई हूँ, जिस दिन आपके भाई ठीक होके पूछेंगे दीदी किस लेवल पे है और दीदी का बिजनेस कैसा चल रहा है, ये उनका पहला सवाल रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या जवाब दूंगी और आप क्या जवाब दोगे अपने भाई को। अंदर से मेरा ना सारा रोम रोम झिझोड़ा गया और मैंने कहा, सुरेखा ये बात तो मैंने सोची नहीं थी, कुछ भी हो जाए मैं बिजनेस करूंगी और जहां से छोड़ा था ना उससे बहुत गुना ऊपर लेके जाऊंगी, ये मेरे भाई से मेरा वादा है। और मैंने बिजनेस को शुरू किया। फ्रेंड्स, ये होती है अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता, राइट। और उस दिन मेरे को समझ में आया, आपके डाउनलाइंस के साथ जब आप रिश्ता बना के रखते हो ना, प्यार का रिश्ता, एक अटूट बंधन का रिश्ता, आप में एक रिटेन नेटवर्क आपको मिलने लगता है। कोई मजाल है कि कोई आके सुगरा अमीन को कहे कि इस नेटवर्क में चले या उस नेटवर्क में चले, हिम्मत भी कोई नहीं कर सकता मेरे को हाथ लगाने की भी। क्यों? क्योंकि मेरा रिश्ता पहले मेरे अपलायंस के साथ है और मोदी केयर के साथ एक अटूट बंधन है। तो दोस्तों, ऐसे ही होता है एक अटूट बंधन। तो मैंने डिसाइड तो कर लिया, काम शुरू कर लिया दोबारा से, पर बैंगलोर में मन नहीं लग रहा था, ऑफिस जाती मन नहीं लगता, ट्रेनिंग जाती मन नहीं लगता। तो मैंने डिसाइड किया, चलो आउट स्टेशन करते। अरुण भाई ने मुझे बहुत आउट स्टेशन सिखाया था। अरुण भाई ने पहला मेरा आउट स्टेशन था गुलबर्गा। मुझे याद है वो कहने लगे, चलो आपका बैंगलोर तो बढ़ रहा है, नेक्स्ट सिटी शुरू करो। और उन्होंने मुझे बताया कैसे नेक्स्ट सिटी सेलेक्ट करते हैं। उन्होंने बताया, मैप खोलो, ठीक है, देखो वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग कितना चल रहा है, क्या है, देख के वहां पे एक एक सिटी खोलने लगो। और फिर मैं गुलबर्गा चली गई उनके साथ। पहली मेरी सिटी थी गुलबर्गा। और वहां पे उन्होंने कैसे लोगों से बात करना चाहिए, कैसे होटल में रहना चाहिए, कैसे अपने आप को हैंडल करना चाहिए, सब कुछ मुझे सिखाया। टू दी एक्सटेंट कि मैं नेपाल जाती थी अकेले नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। और नेपाल बैंगलोर से जाना आसान नहीं होता था, गुवाहाटी जाना होता था या दिल्ली जाना होता था, फिर वहां से काठमांडू की फ्लाइट होती थी। सडनली हम एयरपोर्ट पे बैठे रहते, सुबह से लेके रात तक फ्लाइट्स नहीं निकलते थे क्योंकि वेदर कंडीशंस वहां के बैड होते थे, फॉग होता था, ठीक है। मैं सारा दिन एयरपोर्ट पे बैठी रहती थी। सडनली हम एयरपोर्ट पहुंचे और पता चलता माओइस्ट ने स्ट्राइक बोल दिया। सुबह को पता चलता, अब क्या करती, राइट। पर ऐसी स्थिति में भी मुझे रास्ते मिलने लगे कि माओइस्ट ने स्ट्राइक बोल दिया तो कोई फर्क नहीं, 5 स्टार होटल्स के बसेस तो आएंगे ही, उनमें बैठ के चली जाना। मैं दोस्ती कर ली उन ड्राइवर्स के साथ और उन ड्राइवर्स को ही मैंने मोदी केयर में ला लिया, ठीक है। तो मेरा काम हो गया। जब मैं आ रही, वो लोग मेरे लिए, वो ड्राइवर्स वेट करते थे ताकि उनका भी बिजनेस चल पड़े।
तो रास्ते मिल जाते हैं, आपको सिर्फ अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग रखना है, रास्ते अपने आप निकल आते हैं। और ऐसे ही करके मैंने आउट स्टेशंस बिल्ड करना दोबारा शुरू किया, और मेरी पहली सिटी थी हैदराबाद। मैंने जो हैदराबाद को शुरू किया, बिलीव मी, उस समय 3 किट नहीं जाते थे हैदराबाद। कहते थे लोग हैदराबाद इज द वर्स्ट सिटी टू बिल्ड, वहां के लोग निजामी होते हैं और निजामी थाट के लोग होते हैं। पर मैंने ठान लिया मुझे बनाना है तो बनाना है। 3 किट नहीं जाते थे। और मैंने जब शुरू किया, किस थीम के साथ उठाया इस बिजनेस को? नेल आर्ट से। नेल आर्ट से मैंने शुरू किया, थीम थी, क्लिक हो गई, और नेल आर्ट से मैंने 1700 ब्यूटिशियंस हैदराबाद में साइन अप किया था। इंडिया के जितने भी नेल पॉलिशेस होते थे सारे हैदराबाद भेज दिया करते थे, और एक एक दिन में हम 100 किट्स निकाला करते थे, 100 न्यू ज्वाइनिंग्स आते थे हैदराबाद से, राइट। तो यहीं से हमारा बेस बढ़ता गया, और फिर हैदराबाद वहीं से आगे बढ़ता गया। हर कोई देखता गया हैदराबाद की तरफ, कैसे जहां पे सालों साल 3 किट नहीं जा रहे हैं, वहां पे दिन के 100 किट जा रहे हैं, राइट। और कंपनी ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत बहुत प्रोत्साहन दी हैदराबाद को बिल्ड करने के लिए, और वहीं से मेरा बिजनेस आगे बढ़ता चला गया। और फ्रेंड्स, फिर क्या हुआ, मुझे पीछे पलट के देखना ही नहीं पड़ा। जो जिद मैंने ठान ली थी ना कि मुझे अरुण भाई और सुरेखा के लिए कुछ करना है, राइट, तो मुझे करना है। बिजनेस बढ़ता गया, और मेरे माइंडसेट के साथ ही 2011 में मैक्सिमाइजर प्लान आया। मैक्सिमाइजर प्लान जब आया तो वहां पे मेरा चेक तो धमाल से बढ़ने लगा। अगस्त में डायमंड, सितंबर में प्रेसिडेंट डायमंड, अक्टूबर में ब्लू डायमंड, फरवरी में रॉयल डायमंड, और फरवरी में एक स्विफ्ट डिजायर कार भी मेरे को आई, ठीक है। 2012 में आप सोचो, 1997 या 98 में मैंने बिजनेस शुरू किया, 2012 में मुझे कार मिली। तो क्या हुआ, राइट, अप्स एंड डाउन्स, घर में बीमारियां, हर चीज को जूझते हुए मिली तो सही ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, 3 गाड़ियां मिल गई, राइट। अभी हाल ही में किया सेल्टोस GTX प्लस मैंने खरीदी 22 लाख की, जस्ट बिफोर द फर्स्ट लॉकडाउन। तो क्या हुआ, 9 करोड़ के घर में तो शिफ्ट हुई ना, राइट। क्या फर्क पड़ता है अगर मुझे इतने साल लग गए, राइट। कम से कम मेरा आज तो सवर चुका है, मेरे बच्चों का कल सवर चुका है मोदी केयर की वजह से, मेरी नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर सवर चुका है, राइट। और दोस्तों, फिर क्या हुआ, राइट। एक दिन हम सिंगापुर में थे, सिंगापुर में बैठे थे स्टार क्रूज पे, आई थिंक दिस वाज इन 2019 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और वहां पे सुरेखा ने कहा, दीदी सब कुछ आप पा रही हो, चेक आपका बहुत अच्छा बढ़ रहा है, राइट, आपके कार्ड्स मिले हैं, आपकी फॉरेन ट्रिप्स मिल रही हैं, आपका नेटवर्क ग्रो कर रहा है, पर अब आपका GBD मैं देखना चाहती हूँ। पहली बार, हर बार कहती थी, पर पहली बार उसने दिल से कहा कि मुझे आपका GBD देखना है। हर बार कहती थी चलो दीदी कर लो, पर उस दिन के गले में हाथ डाला और कहा, दीदी अब मुझे आपका GBD देखना है, तरस जा रही हूं मैं। और मैंने कहा, डन सुरेखा, कर लेते हैं, डेट डालो। तो मैंने कहा, आप ही डाल दो डेट भी। तो उसने कहा, जुलाई आपको GBD करना है, आपके भाई की बर्थडे है, यही डेट पे आपको आपका GBD अनाउंस करना है। मैंने कहा, डन। बिलीव मी, उस समय 6-7 लेग्स शायद होंगे मेरे, स्टेबल लेग्स, ठीक है। अब मार्च में क्या हुआ, लॉकडाउन आ गया, ठीक है। और मैंने कॉल किया, सुरेखा मैं क्या करूं, हमने तो डिसाइड कर लिया जुलाई में हमें GBD जाना है, लॉकडाउन आ गया, कैसे होगा? शी सेड, होगा। एंड 22 मार्च, इफ आई रिमेंबर राइट, 21 लॉकडाउन हुआ, 22 लीप आ गया। लीप केम एज अ सेवियर फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। और मैंने इमीडिएटली शिफ्ट किया टेक्नोलॉजी पे। जब टेक्नोलॉजी की बात आती है ना, क्यों 2 सेकंड लिए मैंने टेक्नोलॉजी का नाम बोलने के लिए, आज भी डरती हूँ टेक्नोलॉजी से। मुझे अपना लैपटॉप ऑन करना नहीं आता था, ठीक है। मोबाइल पे व्हाट्सएप भी ना बड़ी मुश्किल से मैं चला पाती थी, ठीक, राइट। आप मुझे लैपटॉप खोलो, मैं लैपटॉप के सामने बैठी रहूंगी, टप 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 आंसुएं चले जाएंगे, मुझे लैपटॉप खोलना नहीं आता। अब मैं लीप पे क्या जाऊंगी, जूम पे क्या जाऊंगी? निशान,
मोनू आता, कहता मौसी डरिए नहीं, ठीक है, लैपटॉप खोलिए, लैपटॉप खोल के वो एनी डेस्क पे आता, मुझे डाउनलोड कराता और बोलता मौसी अब ऐसा करो, मौसी अब ऐसा करो, मौसी अब ऐसा करो। और एक दिन सुरेखा कॉल आता, आपको फेसबुक लाइव जाना है। फेसबुक लाइव, ये क्या भला होती है? देन अगेन निशांत वुड कम टू माय सेवियर, मेरा बेटा मेरे साथ देता और कहता मामा निशांत जो बोल रहा है मैं समझ गया हूं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और फिर वहां से फेसबुक लाइव जाने लगी। आज भी मुझे नहीं आता, ठीक है, आज भी मुझे अगर फेसबुक लाइव जाना है, लिंक बनाना है, 10 times my son will show, but still I make mistakes. So what? Maybe 100 टाइम में मैं सीख लूंगी, पर सीखूंगी जरूर, राइट? मैं करती हूँ, आजकल मेरे सारे मीटिंग्स फेसबुक लाइव पे जाते हैं, ठीक है, बट मैं करती हूँ। somebody is there to help you ना, वो हेल्प ले लो, पर करो, टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करो। यही मुझे पता चला, अगर सक्सेस चाहिए ना तो मुझे टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना है। मुझे जूम के कैसे लिंक्स बनाना है, कैसे फॉरवर्ड करना है, नहीं आता। मैंने अपने डाउनलाइन से पूछा, भैया ये कैसे करते हैं, आपको पता है? तो कहने लगे हाँ पता है, चलो लिंक्स भेजो। वो 40 मिनट्स के लिंक्स आने लगे। अब मुझे नहीं पता कि ये पेड होते हैं 1 घंटा। मैंने सुरेखा से पूछी आप कैसे 1 घंटा करती हो? तो कहने लगी ये पेड होते हैं। तो हमने पेड पे शिफ्ट किया, ठीक है। अब मुझे पेमेंट करना नहीं आता, तो उन्होंने बताया कि दीदी एक बार अगर आपने कार्ड डाल दिया तो आपका पेमेंट अपने आप जाता रहेगा। तो अब यहाँ पे डाल दिया, ये पेमेंट अपने आप जा रहा है। मैं क्या कर रही हूँ, लीव पे काम करने लग गई। मैंने भी जूम डाउनलोड कर लिया, मैंने भी जूम पे काम करना शुरू कर लिया। कोई ना कोई है आपके नेटवर्क में। नेटवर्क का मतलब क्या है? टीम वर्क। टीम वर्क के साथ मैंने काम किया और इस प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा बनाया अपने नेटवर्क में। आज होम मीटिंग्स होती है मेरी पूरी जूम पे। उसी समय अगर आज आप लोग मेरी ट्रेनिंग्स देख रहे हो, जूम पे कैसे होम मीटिंग करना चाहिए, ये तो मैं पहले ही शुरू कर चुकी हूँ, ये अब की बात नहीं है। जब फर्स्ट लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसी समय मैंने जूम का फायदा उठाकर होम मीटिंग्स को शिफ्ट कर लिया जूम पे। 1.5 साल हो गए, मैंने कहीं बाहर एक मीटिंग नहीं की, सारा शिफ्ट मेरा जूम पे आ गया, राइट। और आज मैं एक बात बता रही हूं, अगर एक 1-on-1 भी करना है ना, मैं जूम की लिंक भेज देती हूँ, भेज के मैं 1-on-1 जूम पे करती हूँ, क्योंकि हमारी आई कांटेक्ट जो होता है ना एक दूसरों के साथ, वो फोन पे नहीं आती है। आप उसके एक्सप्रेशंस को स्टडी कर सकते हैं, आप उनके हाव भाव को स्टडी कर सकते हैं, आप उनके बैकग्राउंड को स्टडी कर सकते हैं जब आप जूम पे होम मीटिंग करते हैं उनके साथ। 1-on-1 में भी ये सारा हो सकता है। और इसी 1-on-1 के साथ मैंने अपने बिजनेस को बढ़ा रही हूं। और हुआ क्या, मार्च में हम लीव पे चले गए, जुलाई गुजर गया, जुलाई में नो जीबीडी, नो प्रॉब्लम। सुरेखा ने कहा डोंट वरी दीदी, हो जाएगा, काम चल रहा है ना, करती रहो। सडनली अगस्त में, सुरेखा दिस मंथ मेरा जीबीडी हो रहा है। शी सेड फैंटास्टिक, बट विल नॉट अनाउंस इट। 20 अगस्त को मेरा जीबीडी कंप्लीट हो गया था और हमने अनाउंस किया था 30th को ही, ठीक है। पर फ्रेंड्स एक बात है, माइंडसेट जब कर लेते हो ना, थोड़ा इधर उधर हो सकता है पर वो होकर ही चुकता है। एक चीज मैंने सीखा है, जीबीडी तो हो गया, राइट, पर फ्रेंड्स हमेशा मैं सोचती थी काश मेरी भी एक पहचान हो, काश मेरी भी एक आइडेंटिटी हो, काश मैं अपने इंटरनेशनल भाई बहन को भी कुछ बता सकूं कि मैंने भी कुछ अचीव किया है। और ये मुमकिन हुआ फरवरी 2020 में, जब मुझे IDSA की तरफ से गोल्डन तेलंगाना का अवार्ड मिला, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू नेटवर्क मार्केटिंग इन तेलंगाना। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, राइट फ्रेंड्स। मोदी केयर था तो सब कुछ मिला मेरी जिंदगी में, आइडेंटिटी मिली, पैसा मिला, 22 फॉरेन ट्रिप्स मिली, 3 गाड़ियां मिली, 9 करोड़ के घर में मैं शिफ्ट हुई, बच्चों को पढ़ाया, MBA कराया, BBM कराया, और सबसे बड़ी बात उनकी शादियां कराई। जब शादियां कराई बहुत लग्जूरियस स्टाइल में किया। लोग कहने लगे कहां से सुग्रा के पास इतना पैसा आ गया? मैंने कहा मोदी केयर है ना। अरे यू आर लकी। आई सेड आई एम नॉट लकी। अपॉर्चुनिटी ने जब दस्तक दी थी ना, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को पहचाना, उस दस्तक को दरवाजा खोला, मोदी केयर मेरी जिंदगी में आया, मैंने मोदी केयर के लिए काम किया, और आज मैं यहाँ आकर पहुंची हूँ कि मैं अमेरिका जाके सेटल हो जाऊं, स्विट्जरलैंड जाके सेटल हो जाऊं। पैसा आता रहेगा, कम नहीं होगा, राइट। तो फ्रेंड्स यही है मेरी एक कहानी।
जहां पे एक अदना हाउसवाइफ इस बिजनेस को लेती है और सीख सीख कर आगे बढ़ती जाती है और यहां तक मैं आकर पहुंची। दोस्तों, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, मोदी केयर है ना अगर अपनी जिंदगी का स्लोगन बना लोगे, समीर मोदी जी के ऊपर विश्वास करोगे, उनके अटूट बंधन पे विश्वास करोगे, अपनी अप्लायंस के ऊपर विश्वास करोगे, तो कोई भी आपके सक्सेस को चुरा नहीं सकता। शायद देरी हो सकती है पर सक्सेस अनिवार्य है, सक्सेस 100% आपको मिलेगी। इसी के साथ मैं यही दुआ करती हूँ, इस कोरोना काल में भी हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, हम सबको खुदा सेफ रखे, सेहतमंद रखे, हमारे फैमिलीज को सेहतमंद रखे, हमारे दोस्तों को सेहतमंद रखे, और पैसे की बारिश जैसे कोरोना काल में भी हो रही है, जिंदगी भर हमारे जिंदगियों में आता रहे, क्योंकि पैसा ही वो चीज है जहाँ पे 95% हमारी सुकून भरी जिंदगी में मदद करता है। With this, over to you once again, Anup ji and Amrita ji. Thank you so much for giving me this opportunity. All the best to all of you.